हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे जुगनूस का, एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। वी आर ऑन द 4th चैप्टर। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक बातें कर ली थी? आई थिंक लुईस कॉसेल थ्योरी के ड्रॉबैक्स तक की आई थिंक हम लोगों ने बात कर ली थी। और अब हम यहां पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आयोनिक। हेडिंग डालेंगे सब लोग मेरे साथ में फटाफट से, बिना टाइम को वेस्ट करे। दैट इज आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, हम लोग यहां पर इसके बारे में बात करने वाले रहेंगे। तो गाइज, आप सभी लोग जानते हो कि अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कॉसेल क्या बातें हो चुकी थी हम लोगों की। अकॉर्डिंग टू हमारे द लुईस द दादा एंड हमारे द कॉसेल द दादा, तो एक्चुअली हमारे द लुईस कॉसेल जो बंदे हैं, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉसेल हमें क्या बताया गया था? हमें यह बताया गया था कि आपके जो मेटल्स होते हैं, आपके जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स लाइक सोडियम, जो कि अभी अपने सॉलिड फॉर्म में है, ये सबसे पहले, चलो अभी मैं उतनी बात नहीं करूंगा। मान लो तुम्हारे पास में एक सॉलिड है, हमने इसको सब्लिमेट कर दिया है। सब्लिमेट मतलब आपने इसको एनर्जी दी ताकि अपने सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाए। तो अभी आपने इसको उतनी एनर्जी दे दी है ताकि अपने गैसियस फॉर्म में आ जाए। अब आपने इसको प्रोवाइड करी आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ताकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अपने कैट आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वहीं पर आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं, आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक क्लोरीन, ये क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को रिलीज करके Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये बात आप सभी लोग जानते हैं? क्या ये बात आप सभी लोग जानते हैं? यहां तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अच्छा, मैं एक बार आपको ये टर्म बता दूं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। डू यू नो व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? आयोनाइजेशन इंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो आप लोग एक मेटल को प्रोवाइड करते हो ताकि वो अपने वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नाम के चैप्टर के अंदर में पढ़ा चुका हूं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो होती है जो आप एक क्लोरीन नाम के एटम को या किसी भी एटम को तब रिलीज करते हुए देखते हो जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। क्या बात समझ में आई? नो, यहां पर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, वो है प्लस 486 किलो जूल्स पर मोल। मैं एक रफ आपको चीज बता रहा हूं, मैं आपको एक रफली चीज बता रहा हूं। और जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके द्वारा जो एनर्जी छोड़ी जाती है वो एक नेगेटिव वैल्यू होती है, दैट इज -348 किलो जूल्स पर मोल रफली। तो अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी ली जा रही है और क्लोरीन के द्वारा एनर्जी छोड़ी जा रही है। तो जब आप इन दोनों एनर्जीज का टोटल करोगे तो आपको यहां पर प्लस में वैल्यू मिलेगी और वो हो जाएगा 8, 7 में से 4 गया तो बचा 3 और 138 किलो जूल पर मोल, यानी ये नेट एनर्जी एक्स्ट्रा लग रही है। अब ऐसी कंडीशन जब क्रिएट होती है तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है कि अगर आप किसी चीज को करने के लिए एनर्जी दे रहे हो, मतलब कि वो उस चीज को करने में इंटरेस्टेड नहीं है। समझ में आई बात आप लोगों को? जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार, खैर मैं तो YouTube में लगभग फ्री में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि YouTube से क्या 1000-1200 रुपए की भी इनकम नहीं होती है। लेकिन अगर अपन एक तुम्हारा एग्जाम्पल लें या किसी एक इंस्टीट्यूट वाले का एग्जाम्पल लें जो आज से कुछ टाइम पहले तक यूट्यूब पर थे, लेकिन अब अपना खुद का प्लेटफॉर्म उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने बनाया है, नाउ दे आर अर्निंग। ठीक है, तो हम ऐसे किसी लोग की बात करें तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने यूट्यूब पर क्यों पढ़ाया? ताकि हमारा बेस क्रिएट हो, बेस क्रिएट हो ताकि हम उनको ऐप पर ले जाए, उनसे पैसे कमाएं और करोड़पति बन जाए। तो कोई भी काम आदमी क्यों कर रहा है? ताकि उसको पैसे मिले। अगर उसको पैसे नहीं मिलते तो क्या वो इंसान काम करता? नहीं। वही चीज यहां पर हो रही है कि अगर मुझे Na और Cl को जोड़कर NaCl नाम का सॉल्ट बनाना है
तो Na बनाने के लिए मैंने इतनी एनर्जी दी, Cl को जब इलेक्ट्रॉन मिला तो उसने इतनी एनर्जी छोड़ दी, तो नेट इतनी एनर्जी अभी एक्स्ट्रा बच रही है। मतलब टेक्निकली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाने के लिए हमें टोटल इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। अब एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब क्या ये स्टेबल होंगे? नहीं। केमिस्ट्री हमेशा हमें सिखाती है कि जब भी कोई चीज स्टेबल होती है तो वह एनर्जी छोड़ती है। तो क्या NaCl स्टेबल नहीं हुआ? सर अकॉर्डिंग टू लुईस कॉसेल इन दोनों का ऑक्टेट तो पूरा हो रहा है। तो यहां पर आप एक बात समझिए कि स्टिल इस आयोनिक बॉन्ड का बनना, इस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का पास में आकर NaCl नाम का सॉल्ट बनाना स्टिल अभी लुईस कॉसेल थ्योरी के हिसाब से इनकम्प्लीट है। मतलब मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि लुईस और कॉसेल तो ये बोल के चुप बैठ गए कि सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा स्टेबल ऑक्टेट, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा स्टेबल ऑक्टेट, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है चिपक जाएंगे NaCl बन गया। लेकिन नहीं, जब हम इसे थोड़ा थर्मोडायनेमिकली देखते हैं, जब हम इसे थोड़ा एनर्जी के एस्पेक्ट में देखते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई साहब Na को बनाने के लिए, Na पॉजिटिव को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है और Cl नेगेटिव बनने के बाद बहुत कम एनर्जी रिलीज करी जा रही है। तो टोटल हमें यह देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन एनर्जी छोड़ भी दे उसके बाद भी हमें इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। और जब कभी भी इस नेचर में कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो मॉलिक्यूल बनने के बाद एनर्जी हमेशा बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम एनर्जी बाहर रिलीज करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी एनर्जी कम होगी, और जितनी ज्यादा तुम्हारी एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। द लेसर यू गाइज विल द लेसर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पर ये प्लस साइन का मतलब क्या है? हमें तो एनर्जी देनी पड़ रही है। तो क्या हमें NaCl को बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है? गलत। तो यहां पर इस तरीके से तो देखा जाए तो अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, दैट इन केस ऑफ सॉलिड्स, सो बट हम यहां पर लिखेंगे hence it looks like NaCl formation is not much favorable, क्या यह बात सही है? But this is not true, but दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा है ही नहीं। तो फिर इसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा होगा? तो गाइज इसके पीछे ये लॉजिक काम कर रहा होगा जिस लॉजिक का नाम है लेटाइस एंथैल्पी। उसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है? उसके पीछे काम कर रहा है लेटाइस एंथैल्पी। अच्छा गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जब लुईस कॉसेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तब मैं ऑलरेडी आपको आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। इसलिए यहां पर मैंने डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को उठाया है एंड दैट इज योर लेटाइस एंथैल्पी। अब लेटाइस एंथैल्पी का मतलब क्या है? तो देखो गाइस, लेटाइस एंथैल्पी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप यहां पर मेरे साथ में जब ये क्यूब बनाएंगे, आप जब मेरे साथ में ये इस तरीके का क्यूब बनाएंगे तब आपको ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आप बोलोगे वाह भाई वाह, ये तो हमें क्लियर हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। ये इसको इससे जोड़ा, ये इसको इससे जोड़ा, ये इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, हेटर्स तुम्हारी चलो ये हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर एक कोने पर, जैसा कि लुईस ने बोला था कि आप आपके एटम को एक क्यूब की तरह इमेजिन करो, उसी प्रकार हमने बोला इस कॉर्नर पर एक Cl नेगेटिव है, इस कॉर्नर पर अगेन एक Cl नेगेटिव है, इस कॉर्नर पर अगेन एक Cl नेगेटिव है, इस कॉर्नर पर अगेन एक Cl नेगेटिव है। यानी जो मैंने क्यूब बनाया है, इस क्यूब के कॉर्नर्स को
आपके Cl नेगेटिव ने कवर कर लिया है। इन क्यूब्स के कॉर्नर्स को आपके Cl नेगेटिव ने इस प्रकार से कवर कर लिया। ये आपके Cl नेगेटिव हो गए प्यारे बच्चों। फिर क्या ये आपको क्लियर हुआ? इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू? फिर उसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब जब आप फिर इस चीज को आगे जब आप इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, जैसे आपने इसको और आगे इस तरीके से एक्सटेंड करा, आपने और आगे इसको इस तरीके से एक्सटेंड करा, आपने और आगे इसको इस तरीके से एक्सटेंड करा, आपने और आगे इसको इस तरीके से एक्सटेंड करा, तो आपको फिर यहां पर क्या देखने को मिलेगा? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। फिर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो Cl नेगेटिव। तो एक्चुअली आपको यहां पर एक क्यूब जैसा दिखाई नहीं देने लग रहा है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज लेटाइज। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग लेटाइज बोलते हैं। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटाइज बोलते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? नाउ दिस इज कॉल्ड एज लेटाइज। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली क्या बात है? दैट व्हेनेवर एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, यानी जब भी आपका कोई आयोनिक कंपाउंड बनता है वो केवल एक मॉलिक्यूल के फॉर्म वो केवल एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता। मतलब वो केवल आपको ऐसा NaCl, वो केवल आपको ऐसा छोटा सा Na और बड़ा सा Cl, ये आपको ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। NaCl कभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको हमेशा इस प्रकार के बड़े से लेटाइस के फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पर हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे दैट योर आयोनिक कंपाउंड्स आर always formed and found in the lattice form। अब सर ये लेटाइस फॉर्म से फायदा क्या होता है? स्टेबिलिटी। यही तो स्टेबिलिटी गेन देगा। भाई मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग घर बनाते हो तो घर में आसपास पहले बीम कॉलम खड़े नहीं करते हो? क्यों? वो मजबूती देता है। तो ये स्ट्रक्चर भी तो मजबूती दे रहा है। तो अब यहां पर एक नया केस समझना कि जब तुम्हारा Na पॉजिटिव बनता है और जब तुम्हारा Cl नेगेटिव बनता है, तो Na पॉजिटिव बनने पर आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ी, आपने दी। Cl नेगेटिव बनने के बाद इतनी एनर्जी छोड़ दी, तो इसका नेट टोटल आया इतना। यानी अभी देखने वालों को लग रहा है कि NaCl बनाने के लिए मेरे को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन वो देखने वाला ये भूल गया कि ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव धीरे धीरे लेटाइस का फॉर्मेशन करेंगे। और जब ये लेटाइस बनेगा तो इस लेटाइस के फॉर्मेशन के बाद में ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी। इस लेटाइस के कंप्लीट फॉर्मेशन के बाद ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर जब आप लोग ध्यान रखेंगे, जब आपका ये 1 मोल NaCl का लेटाइस बन जाएगा, तब इससे -788 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होगी। अब समझ में आया कितनी ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही है? -788 किलो जूल की एनर्जी निकल रही है। सो आपका अब यहां पर देखो कि आप बोल रहे थे कि सर 138 किलो जूल हमें देनी पड़ रही है। चल तू वो दे दे बेटा, 138 की एनर्जी एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन बाद में तो भाई साहब इसमें तो तुम 138 माइनस भी कर दोगे तो 650 किलो जूल पर मोल की एक्स्ट्रा एनर्जी इस लेटाइस के द्वारा एनवायरमेंट में छोड़ी जा रही है। एंड -650 किलो जूल की एनर्जी छोड़ना मींस बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ना, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, एक टर्म लिखेंगे लेटाइस इंथैल्पी। एक टर्म हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे लेटाइस इंथैल्पी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेटाइस इंथैल्पी? लेटाइस इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ energy released when 1 mole of
लेटाइस इज फॉर्म्ड, व्हेन 1 मोल ऑफ लेटाइस इज फॉर्म, जब 1 मोल लेटाइस बन जाएगा उसके बाद जो एनर्जी छोड़ी जाएगी उसको लेटाइस इंथैल्पी बोलते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में हो सकता है इसका उल्टा दिया हो, लेटाइस इंथैल्पी 2 तरीके से लिखी जाती है, दुनिया की कोई भी एनर्जी 2 तरीके से लिखी जा सकती है। मैंने क्या बोला, मैंने इसको नेगेटिव में से एक्सप्लेन किया, नेगेटिव मतलब रिलीज। आप लोग इसे उल्टी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, शायद एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ब्रेक 1 मोल लेटाइस ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड इज लेटाइस इंथैल्पी। वो भी ठीक है, अभी लेटाइस तुम्हारा बन गया, बनने के बाद ये छोड़ रहा है एनर्जी। अब इस बने हुए लेटाइस को अगर मुझे तोड़ना है, इस लेटाइस को अगर मुझे तोड़ना है, तो इस लेटाइस को तोड़ने के लिए, इस लेटाइस को तोड़ने के लिए मैं कितनी एनर्जी डालूं, जितनी इसने रिलीज करी, जितनी बनने के बाद ये छोड़ेगा, अगर मैं उसके बाद इसको उतनी एनर्जी दे दूं तो ये वापस टूट जाएगा। तो एनसीईआरटी में इसका उल्टा लिखा हो सकता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लेटाइस। वो भी ठीक है, हमने जो लिखी ये भी ठीक है। तो क्या आपको लेटाइस इंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को लेटाइस इंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्की बात, 100% क्लियर। चलिए 1 मिनट के लिए एनसीईआरटी खोलेंगे, 1 मिनट के लिए बिल्कुल एनसीईआरटी हम खोलेंगे, और एनसीईआरटी खोलने के बाद हम लोग उस चीज को एक बार जरूर अच्छे तरीके से रीड भी करेंगे जो इस बुक के अंदर हमें दे रखा है, क्योंकि बुक के अंदर दी हुई चीज हमें पढ़ना पड़ती है। एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली रीड करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। गाइज अनअकैडमी से आगे एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अनसेट होने वाला है ऑन 8 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर। तो गाइज अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं, जेई या नीट के एस्पायरेंट हैं, और अनअकैडमी पर अगर आप यूएनएसएटी देते हैं, तो आपके पास में चांसेस है टू विन 100% तक की स्कॉलरशिप एंड यूरो स्पेस सेंटर जाने का चांस। तो यूज माई कोड MTP लाइव, एंड अनसेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एनसीईआरटी साथ साथ में रीड करने से क्या होता है, हमारे जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। देखो हमने आज से ये स्टार्ट किया था, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, आप देखो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये देखो लुईस कॉसेल के अकॉर्डिंग हमें आयनिक कंपाउंड के बारे में मालूम क्या पड़ा, जो पॉजिटिवली आयन इजीली बना ले, जो नेगेटिव आयन इजी बना ले, जो पॉजिटिव आयन होगा, जो नेगेटिव आयन होगा, वो एक दूसरे के साथ में क्रिस्टलाइज होकर लेटाइस बनाकर एक कंपाउंड बनाते हैं। ये रहा आपका वो लेटाइस, ये मैंने आपको ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बनाकर बताया था, राइट। फिर देखो हमने आगे क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, आयोनाइजेशन इंथैल्पी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और जो तुम्हारा दूसरा एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी छोड़ता है। तो आपका ये M पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलकर ये आपका सॉल्ट बन गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को समझा रहा है, हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ चुके हैं। इज द इंथैल्पी चेंज, जो यूनिट 3 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, व्हेन अ गैसियस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी छोड़ता है जनरली, एंड वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। लेकिन जैसे नोबल गैसेस, आपका नाइट्रोजन, आपका बेरिलियम, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी भी अब्सॉर्ब करते हैं, तो कुछ जगह पर ये एंडोथर्मिक होता है। वो डिटेल आपको चैप्टर 3 में पढ़ा दी थी मैंने। उसके अपोजिट द आयोनाइजेशन ऑन द अनदर हैंड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब ये जो प्रोसेस है इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडो मतलब आपको इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी। क्या चीज क्लियर हो गई थी? फिर उसके बाद हम यहां पर ऊपर आ जाते हैं, ये देखो उसके बाद हम लोग यहां पर बोलेंगे दैट ऑब्वियसली ionic bond will be formed more easily between elements with comparatively low ionization enthalpy and element with comparatively high electron gain enthalpy. Very good point. भाई आपके ionic bond आपको कहां देखने को मिलेंगे? भाई एक ऐसा एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, और एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बहुत सारी एनर्जी छोड़े, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड बहुत इजीली बन जाता है। मोस्ट आयोनिक कंपाउंड हैव कैटायन डिराइव फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट्स एंड एनायन फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है। आपका अमोनियम कैटायन, अमोनियम कैटायन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ये नॉन मेटालिक होने के बाद भी कैटायन है।
ये एक एक्सेप्शनल केस है। खैर ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, जनरल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ थोड़ा और नीचे चलते हैं। ये जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइज कर जाते हैं इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक इंटरेक्शन। ये जो आपको यहां पर लाल कलर की लाइनें दिख रही हैं, ये लाल कलर की लाइनें और कुछ नहीं, तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड है। आप इसको कूलम्बिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कुछ भी बोल सकते हैं। These compound crystallizes in different crystal structure determined by the size, their packing arrangement and other factors। जो हम solid states में अगले साल पढ़ेंगे। मतलब कि ये जो लेटाइज बन रहा है इसमें कहाँ एनायन होगा, कहाँ कैटायन होगा, किस तरीके से ये बनेगा, कौन सा शेप ये लेगा, वो सब डिपेंड करेगा कैटायन एनायन पर। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है इसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ये कैसा बनता है? एनायन कैटायन एनायन कैटायन कैटायन सॉरी एनायन के आगे कैटायन, कैटायन के पास में फिर एनायन, एनायन के पास में फिर कैटायन, कैटायन के सामने फिर एनायन, कैटायन एनायन। ये टेक्निकली इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब मैंने आपको उसके बाद में ये वाला पॉइंट समझा दिया था कि जो तुम्हारा आयोनिक सॉलिड्स होते हैं इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जैसा मैंने आपसे बोला कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी में आपने कितनी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का उसने कितनी एनर्जी छोड़ी, इन दोनों का हमको सम करना पड़ेगा, वो हमें आयोनिक सॉलिड्स के अंदर मिलता है। मे बी पॉजिटिव बट स्टिल द क्रिस्टल गेट स्टेबलाइज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटाइज इंथैल्पी। समझ में आई बात? मतलब अगर आपके आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सम पॉजिटिव भी आ रहा है, यूजुअली तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन अगर पॉजिटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव आने पर घबराने की बात नहीं है, वो स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि लेटाइज इंथैल्पी बाद में काम करेगी। जैसे मैंने आपको बताया सोडियम के आयोनाइजेशन इंथैल्पी इतनी होती है 495.8, मैंने 496 कुछ लिखी थी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -348 किलो जूल पर मोल होती है। इन दोनों का नेट सम +147 आता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि NaCl नहीं बन रहा है, NaCl बनता है क्योंकि इन दोनों के जुड़ने के बाद और इस तरीके का स्ट्रक्चर लेने के बाद -788 की लेटाइज इंथैल्पी इनके द्वारा छोड़ी जाती है, इसलिए मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और मोर एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है। क्या है बात समझ में आई? यानी जितनी एनर्जी आपने अब्सॉर्ब करी है उससे ज्यादा आपने रिलीज करी है, मतलब आप स्टेबल हो। The qualitative measure of the sum of an ionic compound is provided by its enthalpy of lattice formation and not simply by achieving octet around the ionic species in gaseous state। लुईस कॉसेल बोले थे, क्या बोले थे कि एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों ने ऑक्टेट पूरा किया, एक कैटायन एक एनायन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जुड़ गए, अट्रैक्ट हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम किया, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना, खत्म। नहीं, यहां पर केवल उत्ते पे काम नहीं होगा, यहां पर एक और फैक्टर काम करेगा जिसका नाम है लेटाइज इंथैल्पी। तो लेटाइज इंथैल्पी एक क्वालिटेटिव मेजर है, यह आपको बताता है कि क्यों एक आयोनिक कंपाउंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के सम, इनकी एनर्जीज को सम करने के बाद जब आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है उसके बावजूद वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ही अकेली वैलिड पॉइंट नहीं है जो एक आयोनिक क्रिस्टल के फॉर्मेशन को समझाए, आपको उसके लिए लेटाइज इंथैल्पी की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो लेटाइज इंथैल्पी होती है प्लेज अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू लर्न मोर अबाउट इट। आप क्या इतना पढ़ लिया और क्या करोगे भैया, भगवान से मिलोगे क्या? तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी लिखवा दिया था। देखो मैंने आपसे कहा था ना, द लेटाइज इंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड। हमने रिलीज पढ़ा है, ये रिक्वायर्ड आ गया, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट, सेपरेट मतलब तोड़ देना 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट। हमने इसका उल्टा कर लिया, मतलब अगर NaCl के आपको 1 मोल लेटाइज को तोड़ने के लिए आपको 788 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो यहां पर सब जगह प्लस में वैल्यू लिखी है, अगर ये वैल्यू माइनस में लिखी होती तो हम बोलते ये बनने के बाद छोड़ी गई है, 1 मोल लेटाइज बनने के बाद छोड़ी गई है, हम इसे उस तरीके से देखते हैं। ठीक है, नाउ दिस मींस दैट 788 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट NaCl into Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव।
दिस प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द अपोजिटली चार्ज फोर्सेस एंड द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द आयन ऑफ लाइक चार्जेस। अब ये सब हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या आपको ये सब चीज क्लियर हो गई? अब हम आगे चल के यहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर शुरू करने वाले हैं, तो मैं आपको वापस से अपनी स्लाइड पर लेके जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात सतर्क करना चाहूंगा, मेरे को ये डायग्राम ठीक नहीं लगा। मेरे को एनसीईआरटी का ये डायग्राम ठीक नहीं लगता। सर क्यों नहीं लगता? ये ठीक इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब ये बोल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो भैया कोवेलेंट बॉन्ड में ये ऑर्बिटल्स की थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी तो होती है, जो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में डिटेल में पढ़ी थी। थोड़ा ओवरलैप भी तो होता ही है। तो ये बुक का डायग्राम आप रेफर नहीं करोगे, जो डायग्राम मैं बनवाऊंगा वो आप लोग रेफर करोगे, क्योंकि मुझे मेरे डायग्राम पर और मेरे कॉन्सेप्ट पर हमेशा ज्यादा भरोसा रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी में हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाए, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन हम लोग जो सही कॉन्सेप्ट है वो करें ताकि हम लोगों को जेईई नीट वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गई? यहां तक किसी भी तरीके का कोई डाउट? पक्की बात? क्या हम आगे बढ़े? चलिए अब हम यहां पर लिखेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स, हेडिंग डाल लेंगे सब लोग बढ़िया तरीके से, फटाफट तरीके से। यहां पर लिखेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स। चलो बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। अब इस बॉन्ड पैरामीटर्स में आपको क्या बताऊं मैं? भाई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, तो उस बॉन्ड के बारे में अलग अलग टाइप की बातें हमें पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ। देखो यहां पर आप पढ़ रहे हो इससे अलग नाम से बॉन्ड लेंथ, और आपको मैंने पिछले चैप्टर में सिखाया था कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, सेम चीज, नाम अलग अलग। बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड की लंबाई। सो बॉन्ड लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। बिल्कुल सीधा सा एंड सिंपल सा हिसाब रखा करो लाइफ में। अगर बड़ी से बड़ी एग्जाम क्रैक करनी है, एक बहुत लेटेस्ट तुमको अच्छी कहानी सुनाता हूं। एक लड़की है अनअकैडमी फाउंडेशन, आपको पता है ना मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं, लेकिन अनअकैडमी पे मैंने कभी 11th कभी 12th IIT JEE को नहीं पढ़ाया। मैं वहां पर जिस कैटेगरी में पढ़ाता हूं ना, वो कैटेगरी फाउंडेशंस, मतलब 9th-10th के बच्चों को ओलंपियाड्स, NTSC ऐसी चीजों के लिए पढ़ाना। तो वहां पर पढ़ाने का और यहां पर पढ़ाने के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। मतलब मैं अपने साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। मतलब यहां पर आपको कभी मेरे साथ ऐसा फील नहीं होगा कि मैं आपको बोलूं कि आप मेरे से अनअकैडमी पे आके पढ़ो, क्योंकि आप एक अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, राइट। तो वहां पर अलग बच्चे, तो वहां पर मेरे से एक ओलंपियाड्स में बच्ची पढ़ती थी, कृतिका उसका नाम है, अभी कोटा में पढ़ रही है राइट नाउ वो, और अभी भी मेरे वीडियोज ही देख रही है वो, अभी भी देख रही होगी तो मेरे को कॉमेंट करे कि सर आपने मेरा नाम लिया। जब वो मुझसे 9-10 में पढ़ती थी, तब उससे ना ये सारे क्वेश्चंस बन जाते थे। इनफैक्ट हम वहां पर ओलंपियाड्स, क्योंकि आपको पता है 9-10 का बच्चा जब ओलंपियाड्स देता है ना, तो उसको JEE लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, नीट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ लेवल के होते हैं। तो वहां पर जब हम JEE नीट के क्वेश्चन करते ना, तो उससे बन जाते थे। और अभी क्या हो रहा है कि अब उससे क्वेश्चंस बनने बंद हो गए। तो एक दिन वो मेरे पास में आई, उसने मेरे से बोला कि यार सर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे तो बहुत टाइम लग रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा एक्चुअली तूने ना तेरे दिमाग के आसपास एक बाउंड्री बना ली है, एक जिसको बोलना चाहिए एक फेंसिंग कर ली है कि अब मैं 11th-12th में आ गई हूं, अब मैं नीट के लिए पढ़ रही हूं, और अब नीट में आएंगे बड़े बड़े सवाल, और मेरे को तो नीट का आता ही नहीं है, मेरे से नीट का सवाल कैसे बन गया, मैं इस सवाल को इजीली कैसे कर सकती हूं, ये तो नीट का सवाल है, तो ये तो टफ होगा तो इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगेगा, और वो हमेशा गलत करके आती है। एंड बिलीव मी, वो लड़की वही का वही सवाल मैं जब उसको अनअकैडमी पर वो 9-10th वाले प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन ओलंपियाड में पढ़ाता था, तब वो क्वेश्चन को 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड में सॉल्व कर देती थी। क्यों? तब उसको लगता था कि तो सर 9-10th का करा रहे हैं, जबकि उसको पागल को ये मालूम ही नहीं है बच्ची को कि मैं उसको ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो कि नीट और JEE लेवल से भी ऊंचे होते हैं। तो ये आप लोगों के साथ भी होता है। आप लोगों को अब क्या लग रहा है, हम तो 11th में आ गए हैं, हम तो 12th में आ गए हैं,
हम तो जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, इसका कंटेंट तो सफिशिएंट नहीं होगा, और ये बॉन्ड लेंथ को इसने एक लाइन में खत्म कर दिया, हमारी किताब में तो ये बड़ी डेफिनेशन है। तो भैया मेरे बच्चों मेरी बात तो समझो, हमें कॉन्सेप्ट से लेना देना है। अगर कॉन्सेप्ट एक लाइन में होता है तो आप ब्रिलियंट कहलाओगे। जो छोटे शब्दों में बड़ी चीज एक्सप्लेन कर रहा है, मैं अभी तुमको एनसीईआरटी की अगर डेफिनेशन बताऊंगा तो वो शायद और बड़ी हो सकती है, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए और कॉन्फिडेंस आना चाहिए, दो चीज, ठीक है। चलिए बैक टू टॉपिक, ज्यादा ज्ञान नहीं फैलेंगे। सो बॉन्ड लेंथ क्या है? दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग बॉन्ड्स के बीच की होगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ। कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ याद करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था मैं उस डायग्राम के अगेंस्ट हूं जो तुम्हें बुक में दे रखा है। देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग अभी सीखने वाले हैं, इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। मैं आपको वहां जोर जोर से चिल्ला के बात बोलूंगा कि देखो यहां पर इसने कितनी गलती करी। एक्चुअली जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो ये आपका एक एटम है, डेफिनेटली आपके ये एटम का न्यूक्लियस होगा बीचों बीच, है ना। ये आपके एटम का न्यूक्लियस, अबे क्या कर दिया मैंने, ये आपके एटम का दोनों ही मिट गया। वो क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे। हाँ, तो ये तुम्हारा एक एटम का न्यूक्लियस हो गया और ये तुम्हारे एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो गया। ये जो मैंने बनाया ये आपके एटम का वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके पास में हम लोग एक और एटम बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। ये बहुत बढ़िया ठीक हो गया। और अब इसको पूरे को उठाकर इस तरीके से दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। देखो आपने देखा क्या हुआ, ये एटम आया ऐसा करके ये इसके अंदर जाकर ओवरलैप कर गया। दिस इज एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्डिंग मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कि इन दोनों एटम्स के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाए। अब देखो ये मैंने छोटा बनाया, ये मैंने बड़ा बनाया, इससे मैंने ये प्रूफ किया कि कोवेलेंट बॉन्ड जनरली दो एक जैसे एटम के बीच में भी बनता है और एक छोटे और एक बड़े एटम के बीच में बनता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। इमेजिन करो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और इमेजिन करो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, तो ये HCl के बीच में बॉन्ड बन गया। समझ में आई आप लोगों को बात? तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब यहां पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एक Na और सॉरी मतलब आपका H और Cl के बीच में ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो हमने लिखा ये यहां से न्यूक्लियस के सेंटर से ये यहां तक, न्यूक्लियस के सेंटर से ये यहां तक, एक तो ये और एक ये। तो यहां से आपने देखा कि ये आपके एटम ए का रेडियस है और ये आपके एटम बी का रेडियस है। सो देयरफॉर कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ योर कोवेलेंट बॉन्ड, या आपके कोवेलेंट बॉन्ड की रेडियस। बात खत्म हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कोवेलेंट बॉन्ड का रेडियस कैसे पता लगाया हम लोगों ने? हमने पिछले चैप्टर में उल्टा पढ़ा था। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने केवल इस पर्टिकुलर एटम का रेडियस निकाला था आर ए और हमने इस एटम का रेडियस निकाला था आर बी। तो हमने क्या बोला था, दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस ले लो और उसको 2 से डिवाइड कर लो तो आपको आर ए और आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम लोगों ने यहां पर उल्टा कर दिया, हमने आर ए प्लस आर बी कर दिया, मतलब हमको यहां पर बॉन्ड लेंथ मिल गई, ठीक है। अच्छा, ये आजकल बहुत अच्छी अच्छी मेथड्स आ गई हैं। ये तुम्हारी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी,
ये तुम्हारा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, ऐसी बहुत सारी मेथड्स वगैरह आ गई हैं, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं जिससे हम लोग इस तरीके की चीजों को पता लगा सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी एक मेथड आती है मार्केट में, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, वो भी लिखवा लो, आप लिख लो, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक एक्सरे डिफ्रैक्शन इसी को बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो गया? इट इज द सम ऑफ रेडियस ऑफ both the atoms which are covalently bonded, which are covalently bonded। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोवेलेंट रेडियस क्लियर हो गया, आई मीन कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ क्लियर हो गई, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? दूसरी आप लोगों को यहां पर जो किताब के अंदर दे रखी है वो है वेंडर वॉल लेंथ। दूसरा आपको दे रखा है यहां पर वेन डर वॉल बॉन्ड की लेंथ। वैसे वेंडर वॉल एक तरीके का बॉन्ड नहीं होता, वो एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर हम लोग केवल वेंडर वॉल रेडियस ही लिख देते हैं, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। अब आप लोग वेंडर वॉल के बारे में क्या जानते हो? अगेन चैप्टर 3 में पढ़ाया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल और है अपने पास में, ये देखिए, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड है और यहां पर एक मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में और घूमता घूमता गया, ला 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 ऐसा करता हुआ, और ये इससे कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गया। ठीक है, अब ये वाले जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें आप देखो कि ये एटम और ये एटम इस प्रकार एक दूसरे के नजदीक आ गए। मतलब क्या हुआ, ये है अय्यर, ये है बबीता जी, ये है जेठालाल और ये है दयाबेन। तो जेठा और दयाबेन की शादी हो चुकी है, जेठालाल और दयाबेन की शादी हो चुकी है, बड़ा प्यार है दोनों में। अय्यर और बबीता की भी शादी हो चुकी है, इनमें बड़ा प्यार है। लेकिन जेठालाल को बबीता जी के दर्शन करना जरूरी है, वरना उसका दिन खराब जाएगा। तो जेठा का और बबीता का भी एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन है, लेकिन ये प्यार वाला अट्रैक्शन नहीं है, उतना मजबूत अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन है हल्का फुल्का, उसको बोलते हैं वेंडर वॉल अट्रैक्शन। वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर, एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यानी एक्चुअली दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, ये Cl2 अलग है, ये Cl2 अलग है, लेकिन इस Cl2 के क्लोरीन का और इस Cl2 के क्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन है, तो इनका रेडियस भी निकालना जरूरी है। अगर ये फोर्स एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस न्यूक्लियस के और इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा, ये यहां से यहां तक का, और इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ये भी निकाला जाएगा। ये थोड़ा सा यहां पे बीच में हम लोग रख देते इस तरीके से, ये देखिए। तो यहां पर देखा गया कि यहां से यहां का डिस्टेंस RA है और यहां से यहां का डिस्टेंस RB है, दोनों के बीच का डिस्टेंस RA RB है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो यहां पर R यानी RVDW यानी कि वेंडर वॉल फोर्स से जुड़े हुए दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू RA प्लस RB। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये 180 पिकोमीटर्स होता है, ये भी 180 पिकोमीटर्स होता है। सो टोटल इस वेंडर वॉल बॉन्ड के रेडियस, इस वेंडर वॉल बॉन्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 360 पिकोमीटर्स। लेकिन वहीं अगर मैं इन दोनों के बीच के कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं,
मतलब अगर मैं इनके कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, देखो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ऑर्बिटल्स थोड़े से ओवरलैप कर गए एक दूसरे के साथ में, यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़े से एक दूसरे के साथ में क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा ये ओवरलैप कर गए, आए है, ये देखो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, इसकी वैल्यू होती है 99 पिकोमीटर्स और इसकी भी वैल्यू होती है 99 पिकोमीटर्स। तो टोटल हो गया 198 पिकोमीटर, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का रेडियस 198 पिकोमीटर ही होता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ छोटी है एज कंपेयर टू आपका वेंडरवॉल बॉन्ड की लेंथ। क्या चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? सो वेंडरवॉल रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम which include the valence shell in a non-bonded situation। तो हम क्या लिखेंगे, that the van der Waal radius, आपका जो van der Waal radius होता है वो क्या करता है, it represents the overall size of the atom, overall size of the atoms, overall size of the atom which includes its valence shell in a non-bonded situation, in a non-bonded situation। non-bonded situation मतलब वेंडरवॉल बॉन्ड थोड़ी होता है। वेंडरवॉल तो एक फिजिकल अट्रैक्शन है, एक हल्का सा अट्रैक्शन है, बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुई? हम ऑलरेडी इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके, तो आई गेस इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना नोट करा।